चलो हो गया कॉपी इतना। नो सर। This relation is basically called Maxwell velocity distribution or Maxwell speed distribution. चलो अब एक बार फोकस करना है। अगेन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एज सच नहीं बनेगा, ये रिलेशन जस्ट तुम्हें एक रफ आइडिया होना चाहिए, याद होना चाहिए, सामने आ जाता है हमारे ऑप्शन तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये ही करेक्ट रिलेशन है। क्लियर? बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा इसमें। इन दिस रिलेशन D8 is the number of molecules, small number of molecules, और वो small number of molecules में let's say the molecular speed is varying from 0 to 500 meter per second. ये 0 से 500 मीटर पर सेकंड के बीच में वेरी कर रही है। If we take any value, let's say we are taking 70 meter per second to very small change, let's say 71 meter per second. So the molecules which are having velocity in the range from 70 to 71 meter per second, इतने रेंज में कितने molecules होंगे? So Dn is the number of molecules having velocity from v, इसको हमने v ले लिया 70 मीटर पर सेकंड, this will be v plus dv. ये जो width हो गया ये हो गया dv, 1 मीटर पर सेकंड या 0.01 मीटर पर सेकंड. You can take here 70.01 मीटर पर सेकंड also. तो जो स्मॉल विड्थ हो जाएगा वो जाएगा 0.01, जो भी हम ले रहे हैं. क्लियर? तो किसी भी एक गिवन वेलोसिटी रेंज में रीजन में कितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज गिवन बाय मैक्सवेल रिलेशन 4 pi n m by 2 pi RT पावर 3 by 2 e to the power minus m v square by 2 RT v square dv. अब v क्या है यहाँ पर, सारे टर्म्स देख लेते हैं. 4 pi कांस्टेंट n, कितने टोटल मॉलिक्यूल सिस्टम में प्रेजेंट है, पूरे वेसल में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज टोटल n. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कैपिटल N. मोलिकुलर मास कैपिटल M. जो भी गैसेस मॉलिक्यूल हैं उनका मोलिकुलर मास कितना है, क्लियर, वो कैपिटल M हो जाएगा. T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. T के बारे में यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर इन केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर. R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल टर्म. V वो रेंज है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं. फॉर दिस एग्जांपल V इज 70 मीटर पर सेकंड and dv will be 0.01 meter per second for this particular example. Clear? तो ये वो मॉलिक्यूल्स हो गए जिनका वेलोसिटी v से v plus dv के बीच में. तुम v को यहाँ पे पुट कर सकते हो 100 और dv को रख सकते हो लेट्स से 1. तो 100 to 101 मीटर पर सेकंड के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं. क्लियर? अब इसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इस dv और n को डिवाइड कर दिया. तो ये डिनोट करेगा टोटल नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन द रेंज dv. This denotes fraction of molecule which having velocity in the range from v to v plus dv. तो ये फ्रैक्शन, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इतना डिफरेंस आएगा बस. बहुत ज्यादा अगेन इसमें डेप्थ में नहीं समझना है, हमारे जो काम का है वो इसके बाद आएगा. क्लियर?
देखो, इफ वी ड्रॉ द कर्व, हम y एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले लेते हैं 1 by n dn by dv, and along x axis if we take velocity और speed. केमिस्ट्री में वेलोसिटी को वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर कुछ भी इतना यूज नहीं आएगा केमिस्ट्री में. तो वेलोसिटी बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं, बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड. क्लियर? सो इफ यू ड्रॉ फ्रैक्शन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है. क्लियर? टेंडिंग टू जीरो. मतलब जिन मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी जीरो होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं. गैस मॉलिक्यूल्स कैन नॉट हैव जीरो वेलोसिटी. यदि उनका जीरो वेलोसिटी हो गया, मूवमेंट फ्रीज हो गया, तो बेसिकली सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस बचेगा ही नहीं. तो जीरो वेलोसिटी के जीरो मॉलिक्यूल. अब जैसे से वेलोसिटी बढ़ रहा है, फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, एक पीक मिल गया. अब बहुत हाई वेलोसिटी पे जाओगे तो फ्रैक्शन फिर कम होने लगेगा और टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा. क्लियर? कुछ ऐसा ग्राफ आता है. फ्रैक्शन वर्सेस वेलोसिटी मैक्सवेल से डिराइव कर सकते हो या इन जनरल एक्सपेरिमेंटली भी डिराइव कर सकते हो ग्राफ. देव की एडमिट करो. सर देव की एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व कुछ पढ़ा है फिजिक्स में ऐसा, y dx इंटीग्रेशन? यस सर. ठीक है. तो y dx इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द ग्राफ. y एक्सिस के अलोंग हम ले रहे हैं 1 by n dn by dv. दिस इज अवर y in this particular example. So this is along y-axis 1 by dn by dv. Along x-axis we are taking velocity, speed. So dx को लिख देंगे हम dv, इसका इंटीग्रेशन. ये dv कैंसिल हो गया. क्लियर? And total number of molecules that is constant, it will come out of integration. इसे इंटीग्रेशन के बाहर ले लो. देखिए dn का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx is what? 1. dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? What is the integration of dn? n square by 2. अच्छा, यदि n स्क्वायर बाय 2 होगा तो फिर मुझे बताओ n dn का इंटीग्रेशन क्या होगा? मतलब मुझे जहां तक पता है x dx को इंटीग्रेट करोगे तो ये x स्क्वायर बाय 2 होता है. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली? x 1. 1 क्यों होगा? x होगा ना dx का इंटीग्रेशन. x तो dn का इंटीग्रेशन होगा n 1 by n as it is. इंटीग्रेशन ऑफ dn इज n. ये n कैंसिल हो जाएगा और फाइनली 1 आ जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ. तो एरिया अंडर द कर्व वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर दैट इज 1 कांस्टेंट. अब मैं इसका सिग्निफिकेंस भी बताता हूँ. व्हाई वी आर गेटिंग द 1 एरिया अंडर द ग्राफ और इंटीग्रेशन दैट आल्सो शोज एडिशन. इंटीग्रेशन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो एडिशन होता है. हम इसको ऐड कर रहे हैं, फ्रैक्शन ले रहे हैं y एक्सिस पर. एडिशन ऑफ फ्रैक्शन 1 आना भी चाहिए था और आ भी रहा है. क्लियर? So this area under the graph integration denotes addition of fraction. ये denote करता है sum of fraction. जो 1 आना चाहिए and we are getting 1 here. इसका यूज क्या है ये भी पता लगेगा अभी. कॉपी करो पहले इतना.
देखो, वेरिएशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Effect of temperature. If we change the temperature, if we increase the temperature, आयुष क्या लगता है, वेलोसिटी बढ़ेगी टेम्परेचर इंक्रीज होने पर और वेलोसिटी विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर? आयुष यादव। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। तो ये जो वेलोसिटी है दैट इज अलोंग y एक्सिस और x एक्सिस इन दिस ग्राफ। किस एक्सिस के अलोंग है? x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, तो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी तो एक ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। हमने वेलोसिटी बढ़ा दी। क्लियर? If this graph is at temperature T1, this graph is at T2, definitely T1 will be less than T2. हम और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, वेलोसिटी और बढ़ गई, ये T3 पे ग्राफ आ जाएगा, T3 is greater than T2. So as you increase the temperature, velocity is along x-axis and the average velocity will increase. जो पहले यहाँ पे कुछ आ रहा था, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और बढ़ाओगे वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। Is that okay? शरण्या अनम्यूट करो और मुझे ये बताओ, ये एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने वेलोसिटी तो बढ़ा दी, बट वी कैन ऑब्जर्व वन मोर थिंग हियर, द वैल्यू ऑफ द पीक वैल्यू इज डिक्रीजिंग। तुम ये तो बढ़ाते जा रहे हो बट उसकी हाइट कम होते जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? शरण्या इज देयर? Yes, sir. शरण्या, व्हाई दिस पीक वैल्यू, व्हाई दिस हाइट इज डिक्रीजिंग? क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा होगा? Mm. अनम्यूट ही रखो जब तक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा पता लगेगा ना, कम्युनिकेशन होगा थोड़ा। Yes. क्या लगता है शरण्या, क्यों इसका हाइट डिक्रीज हो रहा होगा? समथिंग इज रिलेटेड टू जस्ट लास्ट हेडिंग, इसके पहले जो भी किया है उससे कुछ रिलेट करना है। एनी वन ऑफ यू, व्हाई हाइट इज डिक्रीजिंग? So, I think so because of fraction of molecules. Because of Fraction of molecules. प्रेशर? प्रेशर एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या रिलेशन है इनका? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फ्रैक्शन? विराज कोटकर, क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? Viraj is there? Yes, sir. Keep on unmute mode for some time. विराज क्यों हो रहा है ऐसा? क्या लगता है? जस्ट इसके पहले जो हमने देखा एरिया अंडर द ग्राफ, उससे कुछ रिलेट करो। एक तो तुम अनम्यूट मोड पे तो रखो, मैं बोल रहा हूँ तुम उतना तो सुनो एटलीस्ट, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ मैं बोल रहा हूँ तुम तक आवाज जा रही है। वॉल्यूम की वजह से सर कांस्टेंट रहना चाहिए इसलिए। क्या कांस्टेंट रहना चाहिए आयुष? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। बेटर वर्ड ये बोले, हमने एरिया अंडर द ग्राफ निकाला है, एरिया अंडर द ग्राफ इज 1 व्हिच इज कांस्टेंट। if area under the graph, area under the curve is constant, if you are increasing the width of the graph, definitely height will decrease because the area is constant 1 unit.
तो यहाँ पर हाइट इतना था, विड्थ इतना था, तुमने विड्थ बढ़ा दिया तो हाइट तो कम होना ही है। तुम ऐसा नहीं कर सकते ना, कीपिंग सेम हाइट विड्थ भी बढ़ा दो और एरिया भी कांस्टेंट हो जाए। डेफिनेटली इसका एरिया इससे ज्यादा होगा। इफ यू कीप द सेम हाइट, you are increasing the width, area will increase. Yeah? So you cannot increase the area by you cannot you don't have any option to increase the area. If you are increasing the width of the graph, then you need to decrease the height. तो ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पीक वैल्यू कम होते चले जाएगी। जो एक्सप्लेन किया वही बोर्ड पे लिखा है, जल्दी से कॉपी कर लो। देन हम इफेक्ट ऑफ मोलिकुलर मास देखेंगे फिर इसमें। Effect of molecular mass. तो मैं सेकंड ग्राफ ड्रॉ करना है। Different molecular mass at the same temperature, definitely we have this kind of graph. Risha. Risha. Yes, sir. Risha, क्या लगता है if we increase the molecular mass, the average velocity will increase or decrease? If you have heavy molecule first case, if you have light molecule second case, which molecule will have more velocity? Heavier one or lighter one? Lighter one have more velocity. Out of M1, M2, M3, which one is lighter? Which molecular mass is less? M1. M1 कम है, तो M1 कम है, इसका मतलब M1 की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो जितना मुझे दिख रहा है M1 की एवरेज वेलोसिटी, M2 की और M3 की, किसकी एवरेज वेलोसिटी तुम्हें ज्यादा दिख रही है, किसकी कम दिख रही है? ऋषा, किसकी वेलोसिटी कम है, किसकी ज्यादा है? That 3 के लिए वेलोसिटी सबसे ज्यादा है,
वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस, 2 के लिए कम है देन 1 के लिए मिनिमम है। यदि 1 के लिए वेलोसिटी मिनिमम है तो m1 इज द हेवीएस्ट वन, m3 is the lightest one. The lighter molecule will move with the high velocity. It move faster in comparison to heavy molecule at the same temperature. Yeah. As molecular mass increases, molecular speed decreases. बाकी हाइट तो डिक्रीज होगी, एरिया अंडर द ग्राफ इज 1. Most probable speed, it is a speed corresponding to मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. चलो हम इस ग्राफ से स्टार्ट करते हैं. इस ग्राफ में जो पीक वैल्यू है दैट इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन. क्लियर? ये जो पीक वैल्यू है मैक्सिमम फ्रैक्शन मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग व्हाटएवर द वेलोसिटी इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल. मोस्ट प्रोबेबल मतलब यदि हम एक मॉलिक्यूल को पीक करेंगे सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग इज मैक्सिमम दैट द मॉलिक्यूल विल हैव दिस वेलोसिटी. ये सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल इसी वेलोसिटी के. क्लियर? तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. और इसका वैल्यू इतना होता है, हमें ध्यान रखना है. टी टेम्परेचर, एम मोलार मास, जो जनरल टर्म. फॉर्मूला काफी यूजफुल है. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड. तीनों के फॉर्मूले हमें ध्यान रखना.
Second one, average molecular speed. Average molecular speed is addition of all the speed divided by total number of molecules. क्लियर? इसका जो फाइनल फॉर्मूला है और ये भी हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, बट काफी लेंथी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है जो हमारे काम का नहीं है. सो वीएमपी आता है 2RT/m. RT/m इसमें भी सेम है, सिर्फ 2 के जगह पे कौन नया कांस्टेंट आया, दैट इज 8/5, which is slightly greater than 2, 8/3.14, 2 point something आएगा. यहाँ पे √2 था, यहाँ पे √2 से थोड़ा ज्यादा. थर्ड वन, रूट मीन स्क्वायर स्पीड. देखो, रूट अंडर रूट ले लो, मीन मींस एवरेज, सबका एडिशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज ले लिया. किसका एवरेज लेना है? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का, स्क्वायर ऑफ स्पीड का. सारे स्पीड के स्क्वायर को ऐड किया, उसका एवरेज लिया, फिर अंडर रूट ले लिया. तो स्क्वायर, एवरेज, अंडर रूट, रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एवरेज का अंडर रूट. तो उसके नेम से ही क्लियर होता है बेसिकली ये कैसा वेलोसिटी होगा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर डिफाइनिंग सच काइंड ऑफ स्पीड. ऐसा इस फॉर्म में क्यों डिफाइन किया गया ये भी मैं बताता हूं. एंड द फाइनल रिलेशन फॉर VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इज √3RT/m. पहले √2 था, फिर 8/pi आया 2 पॉइंट समथिंग, नाउ √3. तो थोड़ा इंक्रीज होते जा रहा है. RT/m इज कांस्टेंट, इज सेम इन ऑल थ्री केसेस, VMP, V average, VRMS. The ratio of VMP, V average, मैं इसके दोनों फॉर्म लिखता हूँ. VMP, V average, VRMS is √2 is to √3/pi is to √3, 8/pi. If we solve this, we get 1 is to 1.128 is to 1.224. √2, 8/pi, √3. Clear? Which is 1 is to 1.128 is to 1.224. अब एग्जाम में तुम्हें ऑप्शन में यहाँ पे 1 दे रखा हो, मतलब VRMS के लिए 1, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करोगे, फिर तीनों को 1.224 से डिवाइड करोगे. तो 1.128 अपॉन 1.224 0.9 समथिंग आ जाएगा, 0.8 समथिंग आएगा. तो 1 is to 0.9 is to 0.8, कुछ ऐसा सोल्व करने से आ जाएगा. ये स्टैंडर्ड है जो हमें ध्यान रखना है, फिर हम दूसरा डिराइव कर सकते हैं. और इस पे बेस्ड आई थिंक यदि मैं काउंट करूंगा, जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट में क्वेश्चन बने होंगे लास्ट 10 ईयर में, कम से कम 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली इस पे बने होंगे सारे एग्जाम मिलाकर. काफी बार क्वेश्चन आए इस पर. और इस बार जेई एडवांस जो लास्ट संडे को था, 27 को था, क्लियर, उसमें भी एक क्वेश्चन था, बट उसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. उसका आंसर थोड़ा डिफरेंट था, बट हाँ इसी पे बेस्ड था. डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसका रेशो क्या होगा, और उन्होंने एक ग्राफ दे रखा था, उसके बेसिस पे उसे जज करना. एडवांस का क्वेश्चन था.
if you represent all these three velocity on this graph, लेट्स से हमारे पास कुछ एक ग्राफ है, तुम्हें इस पे ये तीनों वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना है. दिस इज वीएमपी जो सबसे कम था, देन वी एवरेज इज ग्रेटर देन वीएमपी, वी एवरेज कुछ यहाँ पे आएगा, देन वी आरएमएस विच इज द मैक्सिमम अमंग ऑल दिस वी आरएमएस. so VMP, V average, VRMS. आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछा था एडवांस में वो एग्जैक्टली ये था, उन्होंने 1/n dn by dv ले लिया y एक्सिस के अलोंग, वेलोसिटी ले लिया x एक्सिस के अलोंग, और इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने ऐसा कर दिया और एग्जैक्टली उन्होंने x एक्सिस y एक्सिस कुछ ऐसे ड्रॉ भी कर दिए ताकि हम ये जज कर पाए ये ग्राफ एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है. उन्होंने x y को ड्रॉ भी कर दिए, मतलब इस पार्ट के इधर जितना कर्व है उतना ही इधर है. तुम देखोगे यहाँ पर इस पार्ट के इधर जितना कर्व है इधर कुछ ये जीरो को टच नहीं हो रहा है, टेंडिंग टू जीरो होता है एक्चुअल कर्व. उन्होंने एक हाइपोथेटिकल केस दे दिया जिसको एग्जैक्टली जीरो टच कर दिया. अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीएफपी, वी एवरेज, वीआरएफ, इसका रेशियो पूछा. तो यहाँ पर तुम देखोगे बाय डेफिनेशन एमपी इज दिस, कोई इशू नहीं है. एवरेज का जो डेफिनेशन होता है वो होता है एग्जैक्टली सारे वेलोसिटी का एडिशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो जब यहाँ पर और यहाँ पर सिमेट्री होगी तो वी एवरेज भी एग्जैक्टली यहीं पर आ जाएगा. बट वी आरएमएस विल नॉट बी हियर, वी आरएमएस थोड़ा ज्यादा होगा. तो यहाँ पे सिर्फ इस 1.128 को 1 करना था, आंसर था 1:1:1.224. और इतना छोटा सा क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% बच्चों ने गलत करके आए क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता है. मैं नीट में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा. ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअली डेप्थ में सोचना था. ये जो रिलेशन डिराइव होते हैं ये होते हैं मैक्सवेल से. उन्हें एक अपना हाइपोथेटिकल ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ ना देकर ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया और फिर ये कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए पूछा कि तुम्हें मगध वाला आंसर मतलब जो रट्टा मारा हुआ है वो आंसर याद है या तुम्हें कॉन्सेप्चुअली वो समझ में आता है. क्लियर? तो एडवांस में काफी बार चीजें डेविएट करते हैं और कुछ बच्चों ने हाँ ये भी दिमाग लगाया है कि इतना इजी क्वेश्चन चाहिए एडवांस में तो नहीं पूछ सकते डायरेक्ट. उन्होंने थोड़ा सा और सोचा और इसे सही भी किया. यहाँ पे 1:1:1.224 आंसर रिपोर्ट करना था. ये लास्ट संडे को एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन था. मेंस में भी एक बार पहले क्वेश्चन आया था उसमें डायरेक्टली पूछा था और यही आंसर रिपोर्ट करना था जेईई मेंस में. So from here we can say that VRMS is greater than V average, greater than VMP, and all velocity are proportional to T by M. हर किसी में RT by M तो कॉमन आ ही रहा है, सिर्फ √2, √8/pi, √3 डिफरेंट आ रहा है. All velocity are proportional to temperature in Kelvin upon molar mass.
Two questions based on molecular speeds. सिद्धि पाटिल, तुम कुछ लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थी, लास्ट 2 लेक्चर्स में। क्या रीजन है? चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। सिद्धि, कैन यू हेयर मी? सिद्धि पाटिल।
सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया अब तक एक क्वेश्चन का, और किसी का भी आंसर नहीं आया। फर्स्ट पार्ट तो इजी हो जाना चाहिए था अब तक। Whenever one information is given and we need to determine another information, take the ratio. VMP for hydrogen is given at 300 Kelvin, denominator में लिया. VRMS for O2 at 400 Kelvin, 127 degree Celsius, that we need to determine. चलो फॉर्मूला लगा देते हैं. RMS का फॉर्मूला है √3 R T is given 400 Kelvin upon a molecular mass 32 upon VMP का फॉर्मूला है 2RT upon a molecular mass for hydrogen is 2. √3RT by m, √2RT by m, ROT ऑक्सीजन का, ROT हाइड्रोजन का. ये R ये R कैंसिल हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गए. इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो. चलो क्लियर. सो अब यहाँ पे बचा है 3 into 4, इस 4 को भी कैंसिल कर देते 8, तो 3/8 बचा ऊपर, 3/8, और डिनोमिनेटर में बचा एक 3 into 3. ठीक है, 3/8, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1/8 बचेगा फाइनली. तो 1/8 अंडर रूट में, दैट इज 1/2√2 ये बचा है. VRMS हमें कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 300 मीटर पर सेकंड. तो इंटू 300 कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 300 को, तो आंसर आ जाएगा फाइनली 150/√2. इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस इसे दे रखे. इज दैट ओके? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन. चलो प्रिया पाटिल अनम्यूट करो. यस सर. फाइंड आरएमएस ऑफ N2 एट 300. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सेकंड क्वेश्चन में? √3RT by m. Now you need to put the value. Tell me the value of all these things. R का value 25/3. 25/3 और 8.314, any one of this. SI यूनिट में लेंगे हम. टेम्परेचर का वैल्यू 300. 300. मोलिकुलर मास का वैल्यू 28. का 28 ले लूं मैं यहाँ पर, यस. या कुछ और लेना है? मुझे तो 28 into 10⁻³ करेक्ट लग रहा है, सिर्फ 28 करेक्ट नहीं लग रहा है. ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मोलिकुलर मास के लिए ही दिया गया था. कौन सा सही होगा प्रिया? 28 और 28 into 10⁻³ 28 into 10⁻³ because 28 ग्राम we need to convert this into kg also. जब हम सबको ऐसा यूनिट में ले रहे हैं तो इसको भी मोलिकुलर मास को भी ऐसा यूनिट में लो, kg. तो इट शुड बी 28 into 10⁻³ ध्यान रखना ना ये. अब क्वेश्चन आता है हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिया था फिर 10⁻³ बिकॉज वी आर टेकिंग रेशो हियर. तो तुम ग्राम में भी ले रहे हो, कैंसिल हो जाएगा. -3 10⁻³ 10⁻³ दैट विल कैंसिल आउट ड्यूरिंग कैलकुलेशन. बट यहाँ एब्सोल्यूट कैलकुलेशन करना है तो लेना जरूरी है.
Is that okay? Both question. Pallavi, Prathamesh, Diya, Devki. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes. चलो हमने अभी मॉलिक्यूलर स्पीड देखे, नाउ द काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एज all molecules may have different types of velocity, they may have different velocity। हम बात कर रहे हैं सेम गैस मॉलिक्यूल की जिनका मास सेम है, मोलिकुलर मास सेम है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स का बट स्पीड अलग अलग हो सकता है। तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस हाफ mv3 स्क्वायर, जितनी मॉलिक्यूल होंगे सबको ऐड किया, उनका काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल, एवरेज आ जाएगा। हाफ m कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू लास्ट अपॉन n। चेक करो ये जो वैल्यू है v1 प्लस v2 n अप टू लास्ट, क्या इसको हम vrms स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्या इसका सिर्फ अंडरवुड लोगे तो vrms आ जाएगा क्या? तो vrms को ऐसे ही कुछ डिफाइन किया गया था, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू v लास्ट स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सिर्फ अंडरवुड था, यहाँ पे अंडरवुड नहीं है, वो रूट मीन स्क्वायर था, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, रूट नहीं है सिर्फ, तो vrms को स्क्वायर कर दिया। यहाँ से एक्चुअली हमें ये पता लगता है व्हाई वी नीड टू डिफाइन vrms, बिकॉज दिस vrms इज यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जब भी हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी का के लिए सॉल्व करने जाते हैं तो vrms का यूज आता है, इसलिए इसको डिफाइन किया गया था इसमें। अब vrms का वैल्यू पुट कर देते हैं हम, vrms होता है 3RT by m, अंडर रूट 3RT by m, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3RT by m। This is mass of one molecule, this one is mass, total mass of one mole। वो 1 मोल का मास है, और जो पहला वाला m था वो 1 मॉलिक्यूल का मास था। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। We can write 3/2 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। कैपिटल M को तुम लिख सकते हो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, क्लियर, RT as it is। So mass of one mole will be mass of one molecule into एवोगैड्रोस। ये एक मोल का मास, ये एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रोस मोल कांस्टेंट। तो ये स्मॉल m अब कैंसिल हो गया, 3/2 RT अपॉन Na, ये कुछ आंसर आएगा, फाइनल रिलेशन आएगा हमारे पास। इतना कॉपी करो, फिर आगे सॉल्व करता हूँ मैं इसे, या यहाँ पे कर देता हूँ। So 3/2 R upon Na into T। Even R and Na both are constant, इसको एक नया constant लिख देते हैं हम K, which is called Boltzmann constant। तो फाइनल आंसर आ रहा है 3/2 KT, which is Ke average per molecule। R और Na का दोनों का वैल्यू पुट करोगे 1.38 10⁻⁻23 जूल पर सेकंड आ जाएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है इसे।
हमारे लिए इस पूरे डेरिवेशन में सबसे ज्यादा काम का है T/2 kT, दैट इज Ke एवरेज पर मॉलिक्यूल। डेरिवेशन फिर भी इतना यूजफुल नहीं है, बट ठीक है, वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया था। रुद्राक्ष, अमोल, हो गया है कॉपी? Next case, first part, kinetic energy per molecule, average kinetic energy. Now the total kinetic energy of n molecules or small n moles. अब हमें पूछा गया इतने molecules इनका total energy बताओ. So kinetic energy for one molecule is 3/2 kT. We just need to multiply by number of molecules. Total kinetic energy आ जाएगा. So 3/2 kT into n. हो सकता है इस फॉर्म में आंसर तुम्हें रिपोर्ट करना पड़े. It may be possible तुम्हें number of moles के फॉर्म में रिपोर्ट करना पड़े. R by N लिखा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। हमने यहाँ पर n अपॉन Na को रिप्लेस किया है नंबर ऑफ मोल से, जो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इज नंबर ऑफ मोल।
तो ये आ गया दिस अपॉन दिस इज इन आरटी एज इट इज। फॉर आइडियल गैस एनआरटी को हम पीवी भी लिख सकते हैं। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी टोटल 3/2 पीवी 3/2 एनआरटी 3/2 केटी इनटू कैपिटल एन। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो 3/2 पी आ जाएगा। तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फॉर्म में आंसर रिपोर्ट करना पड़ सकता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। नेक्स्ट वन देखो, सिंपल सा है। काइनेटिक एनर्जी 3/2 एनआरटी, ये हमारे पास रिलेशन है। अब जो 3/2 एनआरटी में इफ यू पुट नंबर ऑफ मोल 1 तो विल गेट द काइनेटिक एनर्जी पर मोल। 3/2 एनआरटी का 3/2 आरटी हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज बेसिकली 3/2 आरटी। जस्ट एन को 1 पुट कर। सिर्फ 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर लेक्चर खत्म करेंगे। बुकलेट एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 9 and 10। एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 9 and क्वेश्चन नंबर 10। अभी करना है ना ये दोनों क्वेश्चन। पल्लवी, लास्ट इस वीक में डाउट डिस्कशन में क्या हुआ है? डीसी क्लासेस बीपीपी डिस्कशन में
गैसियस स्टेट का डीपीपी 20 और DPP हुए 21 थे? अच्छा, 21 और 22 21 and 22। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ DPP, ताकि नेक्स्ट वीक का भी हमें पता लगेगा। अच्छा, इवन डाउट सेशन जो होता है, DPP डिस्कशन जो होता है, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ DPP या डाउट ही डिस्कस होंगे। तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि हमें इस पोर्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है या थोड़ा प्रैक्टिस करना है? क्लियर? DPP तुम DC क्लासेस में वो भी बता सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो, तुम सर को डायरेक्टली बता सकते हो, सर हमें ये वाला पार्ट करना है, तो वो उस क्लास में कवर मतलब हो जाएगा। जैसे DPP डिस्कशन वगैरह के बाद, जैसे नेक्स्ट वीक के लिए मेरे पास अभी कोई DPP नहीं है डिस्कशन का पेंडिंग, क्योंकि 21 22 तक हो गया, तो उसके बाद के DPP अभी तो नहीं हो पाएंगे। तुम्हारा जो DPP डिस्कशन होगा, उसमें बेसिकली ये होमवर्क डिस्कस हो जाएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है? क्योंकि DPP अभी नहीं होंगे। मैं इसका पिक्चर भी ग्रुप पे सेंड कर दूंगा होमवर्क का। चलो, 9th क्वेश्चन। The kinetic energy of n molecules of O2 is x joule. हमें कैलकुलेट करना है 2x joule is the kinetic energy for the second sample, और kinetic energy होता है 3/2 kT. Temperature for the second sample is given 27 degrees Celsius, 300 Kelvin into number of molecules. Let's say second sample में number of molecule है n dash. 2x is the kinetic energy for second sample, 3/2 kT n dash ऑक्सीजन के लिए लिख दिया। फर्स्ट सैंपल का काइनेटिक एनर्जी है x, उसका ही फॉर्मूला 3/2 k, उसका टेम्परेचर है -123 150 केल्विन इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन n। फर्स्ट सैंपल का टेम्परेचर, फर्स्ट सैंपल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसका काइनेटिक एनर्जी, सेकंड सैंपल का टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों का रेशो ले लो। 3/2 कैंसल, x कैंसल, ये 150, 2 बचा, ये 2 कैंसल, यहाँ पे बचा 1, n dash upon n, so 1 equal to n dash upon n, both are same, answer is same, first option। 9th question,
टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया है, 3/2 kT इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है के का मैंने जो वैल्यू लिखा था 1.38 10⁻⁻23 जूल पर सेकंड लिखा था शायद। क्या वो जूल पर सेकंड लिखा था? यदि जूल पर सेकंड लिखा था तो वो गलती से लिखा था, दैट शुड बी जूल पर केल्विन ना। चेंज कर लेना, के का यूनिट जूल पर सेकंड की जगह जूल पर केल्विन होगा। टेम्परेचर इन 10 क्वेश्चन इज 400 केल्विन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 14 ग्राम। चलो एक काम करो, यहाँ पे बजाय इसके ये वाला फॉर्मूला यूज करो, 3/2 nRT। वो थोड़ा बेटर होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स 14 ग्राम बाय 28 हाफ मोल। आर ऐसा यूनिट में 8.314। टेम्परेचर इज 400 केल्विन। तो आंसर इन जूल फॉर द 10th क्वेश्चन। ओमकार, इतना क्लियर है? ओमकार, रोहित, रुद्राक्ष, इज दैट ओके? यस सर। तीनों का कोई रिप्लाई नहीं आया अब तक। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,